71। आंचलिक उपन्यास का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि किन विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। उत्तर। भूमिका। आंचलिक उपन्यास किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, अंचल के जनजीवन, संस्कृति, भाषा और लोकचेतना को अपना केंद्रीय नायक बनाकर रचा गया अत्यंत प्रामाणिक और यथार्थवादी कथाशिल्प है। आंचलिकता का अर्थ और समष्टि नायकत्व। आंचलिक उपन्यास में कोई एक व्यक्ति नायक नहीं होता, बल्कि पूरा अंचल ही समष्टि रूप में मुख्य पात्र या नायक की भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को उसकी पूरी समग्रता और सजीवता के साथ पाठकों के सामने उपस्थित करना है। आधुनिक साहित्य। डॉ. नगेंद्र। मैरीगंज अंचल का केंद्रीय और जीवंत नायकत्व। फणीश्वरनाथ रेणु ने पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव को केंद्र में रखकर वहां के शोषित, पिछड़े और संक्रमणकालीन समाज का ऐसा चित्र खींचा है कि पूरा अंचल ही नायक बन गया है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, फूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु। लोक संस्कृति, पर्व और उत्सव धर्मिता का सघन चित्रण। मैला आंचल में मैरीगंज के लोकगीतों जैसे जटजटिन, पर्व त्योहारों, लोक कथाओं, विश्वासों और अनूठे सामाजिक रीति रिवाजों का महाकाव्यात्मक विस्तार है, जो इसे आंचलिक बनाता है। रेणु ने लोक संस्कृति के उन बारीक धागों को बुना है जो मैरीगंज को एक शाश्वत जीवंतता प्रदान करते हैं। हिंदी उपन्यास की विधा। डॉ. इंद्रनाथ मदान। आंचलिक भाषा, लोक मुहावरे और अनूठी शब्दावली। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की स्थानीय बोली, मैथिली मिश्रित हिंदी, लोक मुहावरों, गालियों और देशज शब्दों का सहज प्रयोग है, जो अंचल की खुशबू बिखेरता है। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु। रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और जटिल सामाजिक संरचना। मैरीगंज कायस्थ, राजपूत और यादव जैसे 12 टोलों में बंटा है। यहाँ व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और अशिक्षा का प्रामाणिक आंचलिक यथार्थ रेणु ने उघाड़ा है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात पात के फेर में ही तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु। युगीन राजनीतिक चेतना और आंचलिक प्रभाव। स्वतंत्रता के ठीक बाद का राजनीतिक संक्रमण, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी का उभार और जमींदारी उन्मूलन का स्थानीय प्रभाव आंचलिक संदर्भों के साथ अत्यंत यथार्थवादी रूप में उभरता है। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। आथा अपने प्रामाणिक परिवेश, अनूठी भाषा शैली, लोक सांस्कृतिक रंगों और समष्टिपर्क नायकत्व के कारण फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और कालजयी आंचलिक उपन्यास सिद्ध होता है। प्रश्न 72। आंचलिक उपन्यास में आंचल के नायक बन जाने का क्या तात्पर्य है? किन अर्थों में यह कहा जा सकता है कि मैला आंचल का नायक न तो बावनदास है, न प्रशांत और न ही कालीचरण, बल्कि मैरीगंज है? उत्तर। भूमिका। अंचल के नायक बनने का तात्पर्य पारंपरिक व्यक्ति केंद्रित नायकत्व के स्थान पर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की समष्टिगत चेतना, संस्कृति और वहाँ के संपूर्ण जनजीवन को उपन्यास का मुख्य चरित्र बनाना है। समष्टिपर्क नायकत्व बनाम व्यक्तिपर्क चरित्र। परंपरागत उपन्यासों में कथा किसी एक चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, परंतु आंचलिक उपन्यास में अंचल स्वयं अपनी समस्त अच्छाइयों, बुराइयों, उत्सवों और त्रास्तियों के साथ केंद्रीय भूमिका में उपस्थित रहता है। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को उसकी पूरी समग्रता और सजीवता के साथ पाठकों के सामने उपस्थित करना है। आधुनिक साहित्य। डॉ. नगेंद्र। डॉ. प्रशांत का सीमित और बाह्य नायकत्व। डॉ. प्रशांत उच्च आदर्शों से युक्त, शिक्षित और संवेदनशील है, किंतु वह बाहर से आया एक अन्वेषक मात्र है, जो अंतः अंचल के सुख दुख का केवल एक हिस्सा बन पाता है। प्रशांत मैरीगंज की मिट्टी को समझने का प्रयास करता है, पर वह पूरी कथा को नियंत्रित करने वाला पारंपरिक नायक नहीं है। रेणु का कथा संसार। डॉ. रामविलास शर्मा। बावनदास की आदर्शवादिता और एकांगिकता। बावनदास गांधीवादी मूल्यों, प्रामाणिकता और नैतिक साहस का प्रतीक अवश्य है, परंतु उसका चरित्र अंचल की संपूर्ण जटिलताओं, जातियों और बहुआयामी सामाजिक संघर्षों को अकेले समेटने में असमर्थ है। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता,
अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। कालीचरण का वर्गीय आक्रोश और सीमाएं। कालीचरण युवा चेतना, राजनीतिक विद्रोह और शोषितों की आवाज है, लेकिन उसकी सक्रियता भी मैरीगंज की रूढ़ियों, अंधविश्वासों और 12 टोलों में बंटी व्यापक सामाजिक बुनावट का एक अंग मात्र है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात पात के फेर में ही तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। मैरीगंज, सुख दुख और विसंगतियों का सजीव मंच। मैरीगंज केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, यहाँ के लोकगीत, जटजटिन, महामारी, अंधविश्वास, राजनीतिक गुटबाजी और सामाजिक संक्रमण काल मिलकर उसे एक स्वतंत्र, गतिशील और जीवित सत्ता के रूप में स्थापित करते हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। अंचल का समग्र प्रभाव और शाश्वतता। पात्र आते जाते हैं, उनकी जय पराजय होती है, परंतु मैरीगंज अपने पूरे रंगरूप, लोक संस्कृति, जटिलताओं और अपनी सनातन जिजीविषा के साथ आदि से अंत तक कथा के शीर्ष पर विराजमान रहता है। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार, डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। आठ व्यक्तिगत चरित्रों की सीमाओं के पार जाकर अपनी संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण मैरीगंज ही मैला आंचल का वास्तविक, अकाट्य और समष्टिपर्क जीवंत नायक सिद्ध होता है। प्रश्न 73। हिंदी के आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि मैला आंचल इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उत्तर। भूमिका। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल अपने प्रामाणिक सरोकारों और बेजोड़ शिल्प के कारण इस विधा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सिद्ध होता है। आंचलिक उपन्यास परंपरा का प्रारंभिक चरण। रेणु से पूर्व शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया 1926 और नागार्जुन के बलचन्मा जैसे उपन्यासों में आंचलिकता के तत्व और ग्रामीण अंचल की भाषा व सरोकार प्रस्फुटित हो चुके थे। देहाती दुनिया हिंदी का पहला ऐसा प्रामाणिक गद्य प्रयास है जिसमें ग्रामीण परिवेश को मुख्य स्थान मिला। हिंदी उपन्यास की विधा डॉ. इंद्रनाथ मदान। मैला आंचल धारा परंपरा का चरमोत्कर्ष। 1954 में प्रकाशित मैला आंचल ने आंचलिकता को एक सुस्पष्ट शास्त्रीय पहचान दी, जहां रेणु ने पूर्णिया के मैरीगंज को महज पृष्ठभूमि न बनाकर उपन्यास का मुख्य नायक बना दिया। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। समष्टिपर्क नायकत्व की अद्वितीय कला। परंपरा के अन्य उपन्यासों में जहां व्यक्तिचरित्र प्रधान रहे, वहीं रेणु ने मैरीगंज के 12 टोलों, जातियों, अंधविश्वासों और सामूहिक चेतना को उभारकर समष्टिपर्क नायकत्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को उसकी पूरी समग्रता और सजीवता के साथ पाठकों के सामने उपस्थित करना है। आधुनिक साहित्य डॉ. नगेंद्र। लोक संस्कृति और रागतत्व का सघन वितान। मैला आंचल में लोकगीतों, उत्सवों, जटजटिन के स्वांग और अंचल की आंतरिक लयताल का जैसा सघन व काव्यात्मक चित्रण है, वैसा परंपरा के किसी अन्य आंचलिक उपन्यास में सुलभ नहीं है। रेणु ने लोक संस्कृति के उन बारीक धागों को बुना है जो मैरीगंज को एक शाश्वत जीवंतता प्रदान करते हैं। हिंदी उपन्यास की विधा डॉ. इंद्रनाथ मदान। भाषा शिल्प और देशज मुहावरों का सहज प्रयोग। इसकी भाषा मैथिली मिश्रित देशज शब्दावली, लोकधुनों और आंचलिक मुहावरों से इतनी जीवंत है कि पाठक सीधे अंचल की सौंधी खुशबू और लोकमानस के यथार्थ से एकाकार हो जाता है। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। युगीन संक्रमण और राजनीतिक चेतना का सच। रेणु ने स्वाधीनता के उषाकाल में कांग्रेस, सोशलिस्ट और जमींदारी उन्मूलन के स्थानीय प्रभावों को दिखाकर मैरीगंज को पूरे बदलते भारत के ग्रामीण अंचल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज बना दिया। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। आथा अपने व्यापक फलक, समष्टि नायकत्व, भाषा शिल्प की तलता और प्रामाणिक लोक सांस्कृतिक यथार्थ के कारण मैला आंचल
अपनी परंपरा के अन्य सभी उपन्यासों को पीछे छोड़ते हुए सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास ठहरता है। प्रश्न 74। मैला आंचल केवल आंचलिक उपन्यास नहीं, बल्कि गोदान की तरह राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास भी है। विचार करें। उत्तर। भूमिका। मैला आंचल मैरीगंज के स्थानीय भूगोल को केंद्र में रखकर भी गोदान की तरह तत्कालीन बदलते हुए स्वाधीन भारत के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करता है। आंचलिकता के आवरण में राष्ट्रीय फलक। उपन्यास का मुख्य नायक भले ही मैरीगंज अंचल है, किंतु यहाँ की समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनता और वर्ग शोषण पूरे राष्ट्र के ग्रामीण भारत का जीवन चेहरा प्रस्तुत करती है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। स्वाधीनता के उषाकाल का राजनीतिक यथार्थ। 1947 के आसपास कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्टों के आपसी द्वंद्व तथा जमींदारी उन्मूलन के स्थानीय प्रभाव पूरे देश की संक्रमणकालीन राजनीतिक चेतना और अंतर्विरोधों को दर्शाते हैं। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार। डॉ. रामविलास शर्मा। जातिवाद और खंडित राष्ट्रीय समाज का सच। मैरीगंज के 12 टोलों में बंटी वैमनस्यता और राजपूत कायस्थ यादव का त्रिकोणीय संघर्ष तत्कालीन समूचे भारतीय समाज में गहराई से पैठी जातिवादी और संकीर्ण राजनीतिक कड़वाहट का राष्ट्रीय दस्तावेज है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात-पात के फेर में ही तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। गोदान की कृषक त्रासदी की निरंतरता। जिस प्रकार गोदान में होरी महाजनी सभ्यता का शिकार होता है, ठीक उसी तरह मैला आंचल का तंत्र और तहसीलदार का दमन चक्र स्वतंत्र भारत में भी किसान मजदूर की अपरिवर्तित औपनिवेशिक नियति को दिखाता है। रेणु का यथार्थ प्रेमचंद की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है जहां शोषित वर्ग की पीड़ा राष्ट्रीय सरोकार बन जाती है। हिंदी उपन्यास की विधा। डॉ. इंद्रनाथ मदान। गांधीवादी मूल्यों का अवसान और मोहभंग। बावनदास की निर्मम हत्या और कांग्रेसियों का नैतिक पतन आज़ादी के तुरंत बाद देश में उपजे मोहभंग और गांधीवादी आदर्शों की बलि चढ़ने की राष्ट्रव्यापी करुण गाथा को प्रामाणिकता से उभारता है। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। आधुनिकता, चेतना और नवनिर्माण का विमर्श। डॉ. प्रशांत के रूप में वैज्ञानिक चेतना और ममता के रूप में सेवाभाव का अंचल में प्रवेश स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण, जनजागरण और राष्ट्रीय स्तर पर उभरते आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। प्रशांत मैरीगंज की मिट्टी को समझने का प्रयास करता है, पर वह पूरी कथा को नियंत्रित करने वाला पारंपरिक नायक नहीं है। रेणु का कथा संसार। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। आठ। मैला आंचल अपनी सूक्ष्म आंचलिक बुनावट के भीतर समकालीन भारत की राजनीतिक चेतना, सामाजिक विसंगतियों और युगीन सच को समेटकर गोदान की भांति ही राष्ट्रीय जीवन का एक प्रामाणिक महाकाव्य सिद्ध होता है। प्रश्न 75। मैला आंचल की संवेदना पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से रेणु क्या व्यक्त करना चाहते हैं, बताइए। उत्तर। भूमिका। मैला आंचल की मूल संवेदना अत्यंत व्यापक है, जिसके माध्यम से रेणु स्वाधीनता के उषाकाल में भारतीय ग्रामीण अंचल की अगाध जिजीविषा, अंतहीन पीड़ा और बदलते राजनैतिक यथार्थ को व्यक्त करना चाहते हैं। मोहभंग और स्वतंत्र भारत का कड़वा सच। रेणु यह व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस आज़ादी का सपना देखा गया था, वह ग्रामीण धरातल पर आते ही स्वार्थ, भ्रष्टाचार और सत्ता लोलुपता की भेंट चढ़ गई। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार। डॉ. रामविलास शर्मा। गांधीवादी आदर्शों का त्रासद अवसान। उपन्यास के माध्यम से रेणु बावनदास की निर्मम हत्या द्वारा यह गहरी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि नए भारत में गांधीवादी सिद्धांतों और निस्वार्थ देशभक्ति के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। जातिवाद और खंडित सामाजिक बुनावट। रेणु मैरीगंज के 12 टोलों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि भारतीय में जीवन में जाति की जड़ें इतनी गहरी है कि वे किसी भी प्रगतिशील चेतना को निगल जाती है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात-पात के फेर में ही तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु।
शोषित वर्ग की अपरिवर्तित नियति और दमन। व्यवस्था बदलने के बाद भी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद और कोठारिन जैसे तत्वों द्वारा होने वाला शोषण जारी रहता है, जिसे दिखाकर रेणु व्यवस्थागत विफलता को उजागर करते हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। लोक संस्कृति की अदम्य और शाश्वत जिजीविषा। तमाम अभावों, महामारियों और शोषण के बावजूद अंचल की जनता का लोकगीतों, उत्सवों और हास-परिहास में डूबे रहना अंचल की अपराजेय जीवन शक्ति को प्रमाणित करता है। रेणु ने लोक संस्कृति के उन बारीक धागों को बुना है जो मैरीगंज को एक शाश्वत जीवंतता प्रदान करते हैं। हिंदी उपन्यास की विधा डॉ. इंद्रनाथ मदान। वैज्ञानिक चेतना और भविष्य के प्रति आशावाद। डॉ. प्रशांत और ममता के माध्यम से रेणु अंततः यह संदेश देते हैं कि तमाम कीचड़ और विसंगतियों के बावजूद प्रेम, सेवा और वैज्ञानिक दृष्टि ही अंचल के नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रशांत मैरीगंज की मिट्टी को समझने का प्रयास करता है, पर वह पूरी कथा को नियंत्रित करने वाला पारंपरिक नायक नहीं है। रेणु का कथा संसार डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः मैला आंचल की संवेदना केवल व्यवस्था की आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भारतीय अंचल के धूल धूसरित जीवन के प्रति रेणु के अगाध और आत्मीय राग तत्व की सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। प्रश्न 76। मैला आंचल के नामकरण पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझा सकते हैं? उत्तर। भूमिका। मैला आंचल का नामकरण अत्यंत प्रतीकात्मक, कलात्मक और सार्थक है, जो अंचल की प्राकृतिक सुंदरता के भीतर छिपी सामाजिक विसंगतियों, रूढ़ियों और धूल धूसरित यथार्थ को पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। नामकरण का साहित्यिक और प्रतीकात्मक आधार। शीर्षक सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता की पंक्ति। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा पश्चिम का आंचल से गहरे स्तर पर संपृक्त और प्रेरित है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। अंचल की विसंगतियों और कलंक का प्रतीक। मैला शब्द मैरीगंज में व्याप्त गहरे जातिवाद, अंधविश्वास, राजनीतिक स्वार्थ, महामारी और नैतिक पतन को दर्शाता है, जो स्वाधीनता के बाद भी अंचल को मलिन किए हुए है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात-पात के फेर में ही तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। लोक चेतना और मानवीय पवित्रता का द्वंद्व। आंचल मैला होने के बावजूद वह मातृत्व, ममता और अंचल की भोली जनता की उस सनातन जिजीविषा का प्रतीक है, जिसे रेणु ने अत्यंत आत्मीय राग तत्व के साथ बुना है। रेणु ने लोक संस्कृति के उन बारीक धागों को बुना है जो मैरीगंज को एक शाश्वत जीवंतता प्रदान करते हैं। हिंदी उपन्यास की विधा डॉ. इंद्रनाथ मदान। वैकल्पिक नामकरण की संभावना। मैरीगंज। यदि इस कालजयी औपनिवेशिकोत्तर औपनिवेशिक कृति को कोई अन्य नाम देना होता, तो अंचल की स्वतंत्र सत्ता के कारण इसे सीधे मैरीगंज नाम दिया जा सकता था। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को उस पूरी समग्रता और सजीवता के साथ पाठकों के सामने उपस्थित करना है। आधुनिक साहित्य डॉ. नगेंद्र। वैकल्पिक नामकरण की संभावना। मिटती कसम। एक अन्य संभावित नाम मिटती कसम या बिखरते आदर्श हो सकता था, जो आजादी के बाद बावनदास की शहादत और गांधीवादी मूल्यों के टूटने की त्रासदी को उभारता। कमला नदी की कसम। बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ नाम मैला आंचल। विविध विकल्पों के सुझावों के बावजूद मैला आंचल से बेहतर, काव्यात्मक, बिंबात्मक और मर्मभेदी नाम कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह यथार्थ और करुणा दोनों को समेटता है। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। आर्थ यथार्थ की करवाहट और लोक जीवन के प्रति अगाध आत्मीयता को एक साथ व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता के कारण रेणु द्वारा दिया गया मैला आंचल शीर्षक ही सर्वोत्तम और अकाट्य है। प्रश्न 77। मैला आंचल के शिल्प पर विचार कीजिए तथा उसकी गोदान से तुलना कीजिए। उत्तर। भूमिका। मैला आंचल का शिल्प हिंदी उपन्यास विधा में एक युगांतरकारी मोड़ है, जो गोदान
के पारंपरिक महाकाव्यात्मक ढांचे से भिन्न एक सर्वथा नवीन और अद्वितीय आंचलिक शिल्प विधान की स्थापना करता है। समष्टिपर्क बनाम व्यक्तिपर्क नायकत्व का शिल्प। मैला आंचल का शिल्प किसी एक व्यक्ति को नायक न बनाकर पूरे मैरीगंज अंचल को समष्टि नायक के रूप में गढ़ता है, जबकि गोदान मुख्य रूप से होरी के केंद्रीय चरित्र पर टिका है। रेणु ने पारंपरिक चरित्र केंद्रित शिल्प को तोड़कर अंचल को ही उपन्यास का वास्तविक और सजीव नायक बना दिया है। हिंदी उपन्यास की विधा डॉ इंद्रनाथ मदान। बहुध्वन्यात्मक स्वर और लोक सांस्कृतिक तानाबाना। रेणु का शिल्प संगीत, लोकगीतों, जटजटिन, विद्याप्ति के पद और उत्सवों की बहुध्वन्यात्मकता से निर्मित है। इसके विपरीत गोदान का शिल्प मुख्य रूप से गद्यात्मक वैचारिकता पर आधारित है। रेणु ने लोक संस्कृति के उन बारीक धागों को बुना है जो मैरीगंज को एक शाश्वत जीवंतता प्रदान करते हैं। हिंदी उपन्यास की विधा डॉ इंद्रनाथ मदान। द्विकथात्मक बनाम रेखीय वृत्ताकार कथा संगठन। गोदान में ग्रामीण और शहरी कथाओं का समानांतर और द्विकथात्मक संगठन है, जबकि मैला आंचल का कथानक मैरीगंज की परिधि के भीतर ही वृत्ताकार रूप में घूमते हुए पूरे अंचल को समेटता है। शहरी कथा गोदान के राष्ट्रीय फलक को विस्तार देकर उसे केवल ग्राम्यकथा बनने से रोकती है। भारतीय उपन्यास डॉ इंद्रनाथ मदान। भाषा शिल्प। आंचलिक तलता बनाम व्यावहारिक खड़ी बोली। रेणु के शिल्प की विशेषता मैथिली मिश्रित देशज शब्दावली, लोकधुनों और गालियों की आंचलिक तलता है, जबकि प्रेमचंद गोदान में मुहावरेदार, व्यावहारिक और मुकम्मल खड़ी बोली गद्य का प्रयोग करते हैं। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। नाटकीय दृश्य विधान और रिपोर्टाज शैली। मैला आंचल में घटनाओं का प्रस्तुतिकरण रिपोर्टाज शैली और अत्यंत तीव्र, छोटे छोटे नाटकीय दृश्यों के माध्यम से होता है, जबकि गोदान का शिल्प विस्तृत वर्णनात्मक और विमर्शात्मक है। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार डॉ रामविलास शर्मा। यथार्थवाद के दो भिन्न वैचारिक प्रतिमान। प्रेमचंद जहाँ गोदान में औपनिवेशिक सामंती व्यवस्था का एक सुस्पष्ट, विचार प्रेरित कठोर यथार्थ प्रस्तुत करते हैं, वहीं रेणु अंचल की विसंगतियों के बीच एक रूमानी राग तत्व और आशावाद का शिल्प बुनते हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। निष्कर्ष। अंतः गोदान जहाँ शास्त्रीय, सुगठित और सामाजिक यथार्थवादी शिल्प का शिखर है, वहीं मैला आंचल लोक चेतना, आंचलिक भाषा और समष्टिपर्क नायकत्व से निर्मित आधुनिक हिंदी कथा साहित्य का एक सर्वथा अनूठा शिल्प प्रतिमान है। प्रश्न 78। मैला आंचल की भाषा शैली पर नाती दीर्घ निबंध लिखिए। मैला आंचल की सफलता में इसकी भाषा की भूमिका स्पष्ट कीजिए तथा यह भी बताइए कि क्या इसकी भाषा उपन्यास को कहीं कहीं कमजोर भी करती है। उत्तर। भूमिका। मैला आंचल की भाषा शैली हिंदी कथा शिल्प का एक क्रांतिकारी भाषाई प्रयोग है, जो अंचल की सौंधी गंध, स्थानीय लय और लोक संस्कृति को अभिव्यक्ति देकर इसकी सफलता का मुख्य आधार बनती है। शब्दावली और देशज भाषा का सघन प्रयोग। रेणु ने पूर्णिया की स्थानीय बोली, मैथिली मिश्रित हिंदी, ठेठ ग्रामीण शब्दों और देशज मुहावरों का ऐसा प्रयोग किया है जो पाठक को सीधे मैरीगंज की मिट्टी से जोड़ता है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। लोक संगीत, ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मक शैली। उपन्यास की भाषा केवल गद्यात्मक नहीं है, इसमें विद्याप्ति के पदों, सुमिरन, विरहा और जटजटिन के लोकगीतों के माध्यम से एक अनूठी संगीतात्मकता और तरलता विद्यमान है। रेणु ने लोक संस्कृति के उन बारीक धागों को बुना है जो मैरीगंज को एक शाश्वत जीवंतता प्रदान करते हैं। हिंदी उपन्यास की विधा डॉ इंद्रनाथ मदान। रिपोर्टाज शैली और दृश्यात्मक बिंब विधान। रेणु की शैली में रिपोर्टाज जैसी जीवंतता और चित्रमयता है। वे छोटे छोटे नाटकीय दृश्यों, गालियों और नारों के माध्यम से तत्कालीन देशकाल का अत्यंत प्रामाणिक वातावरण निर्मित करते हैं। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार डॉ रामविलास शर्मा।
उपन्यास की सफलता में भाषा की केंद्रीय भूमिका। मैला आंचल की अभूतपूर्व सफलता का कारण इसकी भाषा ही है, जिसने अंचल की चेतना, लोकमानस के अंधविश्वासों, जातिवाद और उनकी सनातन जिजीविषा को अत्यंत सजीवता से उभारा है। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। भाषाई जटिलता और उपन्यास की आंशिक कमजोरी। जहाँ यह भाषा इसकी शक्ति है, वहीं अत्यधिक आंचलिकता, अपभ्रंश शब्दों, स्थानीय गालियों और मैथिली लोकगीतों की बहुलता के कारण अंचल से बाहर के पाठकों के लिए भाषा कहीं कहीं दुरूह और कमजोर भी प्रतीत होती है। अत्यधिक स्थानीयता के कारण कभी कभी कथा का राष्ट्रव्यापी भाषाई प्रवाह बाधित होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी उपन्यास की विधा। डॉ. इंद्रनाथ मदान। संप्रेषणीयता का संकट और कलात्मक संतुलन। शहरी या गैर मैथिली पाठकों को कतिपय संवादों को समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, जिससे कुछ स्थलों पर कथानक की गति और रसस्वादन में आंशिक अवरोध उत्पन्न होता है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात पात के फेर में ही तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। निष्कर्षतः कतिपय स्थलों पर दुरूहता के बावजूद मैला आंचल का अनूठा भाषा शिल्प अपनी जीवंतता, काव्यात्मकता और प्रामाणिक आंचलिक अभिव्यक्ति के कारण हिंदी साहित्य में भाषाई प्रयोग का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान है। प्रश्न 79। उपन्यास के तत्वों के आधार पर मैला आंचल पर विचार कीजिए। उत्तर। भूमिका। मैला आंचल उपन्यास के शास्त्रीय तत्वों की परंपरागत कसौटी को नया विस्तार देते हुए आंचलिकता, समष्टि चेतना और लोक संस्कृति के माध्यम से एक सर्वथा नवीन प्रतिमान स्थापित करता है। लीक से हटकर अनूठी कथानक योजना। इसका कथानक पारंपरिक उपन्यासों की तरह किसी एक केंद्रीय चरित्र के इर्दगिर्द रेखीय गति से नहीं चलता, बल्कि मैरीगंज अंचल की बहुआयामी सामाजिक राजनैतिक हलचलों को समेटते हुए वृत्ताकार रूप में विकसित होता है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। समष्टिपर्क और जीवंत चरित्र सृष्टि। चरित्र योजना की दृष्टि से डॉ. प्रशांत, बावनदास और कालीचरण जैसे मुख्य पात्रों की उपस्थिति के बावजूद पूरा मैरीगंज अंचल ही अपनी समस्त जातियों और विसंगतियों के साथ समष्टि रूप में इसका वास्तविक नायक बनकर उभरता है। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को उसकी पूरी समग्रता और सजीवता के साथ पाठकों के सामने उपस्थित करना है। आधुनिक साहित्य। डॉ. नगेंद्र। नाटकीय एवं यथार्थपरक कथनोपकथन। संवाद शिल्प अत्यंत सजीव, क्षिप्त और नाटक है। पात्र अपनी वर्गगत चेतना, स्थानीय टोन, अनूठे नारों और देशज गालियों के माध्यम से तत्कालीन यथार्थ को पूरी प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त करते हैं। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात पात के फेर में ही तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। प्रामाणिक देशकाल और वातावरण चित्रण। देशकाल वातावरण इस उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति है। रेणु ने स्वाधीनता के उषाकाल में पूर्णिया जिले के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल के अंधविश्वासों, आर्थिक शोषण, महामारियों और राजनैतिक संक्रमण का सघन व जीवंत वातावरण रचा है। मैला आंचल केवल एक गांव की कथा नहीं, वरन स्वाधीनता के उषाकाल में पूरे भारतीय ग्रामीण अंचल का सच है। रेणु का कथा संसार। डॉ. रामविलास शर्मा। क्रांतिकारी और संगीतात्मक भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से रेणु ने मैथिली मिश्रित देशज खड़ी बोली, लोक मुहावरों और रिपोर्टाज शैली का प्रयोग किया है। साथ ही लोकगीतों की बहुलता भाषा को एक अद्वितीय संगीतात्मक तलता और काव्यात्मकता प्रदान करती है। कमला नदी की कसम, बावनदास झूठ नहीं बोलता, अंचल की बोली ही उसकी आत्मा है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। प्रगतिशील उद्देश्य और आशावादी अंत। उपन्यास का उद्देश्य आजादी के बाद उपजे राजनैतिक मोहभंग, नैतिक पतन और गांधीवादी मूल्यों के अवसान को दिखाना है, किंतु अंत में प्रशांत और ममता के माध्यम से प्रेम, सेवा और मानवीय जिजीविषा का आशावादी संदेश सुरक्षित रहता है। रेणु ने लोक संस्कृति के उन बारीक धागों को बुना है जो मैरीगंज को एक शाश्वत जीवंतता प्रदान करते हैं। हिंदी उपन्यास की विधा। डॉ. इंद्रनाथ मदान। निष्कर्ष। अंतः उपन्यास के सभी शास्त्रीय तत्वों के रचनात्मक रूपांतरण, बेजोड़ आंचलिक वातावरण और समष्टिपर्क नायकत्व के कारण मैला आंचल हिंदी कथा साहित्य का एक युगांतरकारी और कालजयी उपन्यास सिद्ध होता है। प्रश्न 80। भारत दुर्दशा की संवेदना पर विचार कीजिए। उत्तर। भूमिका।
भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 हिंदी का पहला राजनीतिक नाट्यरासक है, जिसकी मूल संवेदना पराधीन भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दुर्दशा पर गहरा क्षोभ और राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद है। औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की मर्मभेदी पीड़ा। नाटक की संवेदना का प्राथमिक बिंदु ब्रिटिश शासन द्वारा देश के धन का क्रूरतापूर्वक बाहर ले जाना है, जो भारत की अंतहीन गरीबी, अकाल और लाचारी का मुख्य कारण बनता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंतरिक सामाजिक रूढ़ियों और कायरता पर क्षोभ। भारतेंदु केवल बाहरी दुश्मनों को नहीं कोसते, नाटक की संवेदना देश के भीतर व्याप्त कुप्रथाओं, आलस्य, अंधविश्वास, संतोष और भाग्यवादिता जैसी आंतरिक कमजोरियों को तीखेपन से उघाड़ती है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रीय चेतना, अस्मिता और सामूहिक जागरण। नाटक की संवेदना निराशा में डूबी नहीं है। यह भारत और भारत भाग्य जैसे अमूर्त पात्रों के माध्यम से सोई हुई जनता की राष्ट्रीय अस्मिता को झकझोरने और सामूहिक प्रतिरोध खड़ा करने की प्रेरणा देती है। जगू जगू भाई भाई, अब न सो, बहुत सोए। अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने का समय अब बीत चुका है। भारतेंदु का नाट्यशिल्प डॉ. रामविलास शर्मा। सांप्रदायिक वैमनस्य और आपसी फूट पर करारी चोट। इस नाट्यकृति की संवेदना देश की बर्बादी के लिए फूट और डाह को जिम्मेदार ठहराती है, जहां आपसी कलह और संकीर्णता ने पूरे राष्ट्र की एकता को खंडित कर दिया। फूट, बैर, अरु कलह ने मिलकर इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह पिंजरे में बंद कर दिया है। हिंदी नाटक की विधा डॉ. इंद्रनाथ मदान। मदिरा, आलस्य और नैतिक पतन का यथार्थ। भारतेंदु, मदिरा, आलस्य और अंधकार जैसे प्रतीकात्मक पात्रों की सृष्टि कर देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के उस नैतिक पतन को रेखांकित करते हैं, जो राष्ट्रीय कर्तव्य से पूरी तरह विमुख हो चुके हैं। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है। आधुनिक साहित्य डॉ. नगेंद्र। त्रासद, अंत और निराशा बनाम आत्मबलिदान। भारत भाग्य का कटार मारकर आत्महत्या कर लेना नाटक को एक मर्मभेदी त्रासद अंत देता है, जो पाठकों की चेतना में गहरी कसक छोड़कर उन्हें देश उद्धार के लिए सक्रिय होने का मूक आह्वान करता है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः भारत दुर्दशा की संवेदना केवल अतीत का रुदन नहीं है, बल्कि वह पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आत्मनिरीक्षण, युगीन यथार्थ और प्रखर देशभक्ति से निर्मित हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक राष्ट्रीय घोषणापत्र है। प्रश्नी 81। भारत दुर्दशा नवजागरण चेतना का नाटक है, व्याख्या कीजिए। उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 केवल एक औपनिवेशिक त्रासदी का चित्रण नहीं है, बल्कि वह अपनी मूल चेतना में हिंदी साहित्य का पहला ऐसा प्रखर राजनीतिक नाटक है, जो देश को मध्यकालीन जड़ता से उबारकर आधुनिक नवजागरण की ओर ले जाता है। औपनिवेशिक शोषण के प्रति आर्थिक नवजागरण। भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से पहली बार जनता को यह समझाया कि देश की कंगाली का कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा किया जा रहा आर्थिक दोहन है। यह आर्थिक समझ ही नवजागरण की पहली सीढ़ी थी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंतरिक सामाजिक रूढ़ियों और कुप्रथाओं पर प्रहार। नवजागरण का मूल तत्व आत्मनिरीक्षण। नाटक में भारतेंदु ने सत्यानाश फौज के माध्यम से समाज में फैले बाल विवाह, छुआछूत, समुद्र यात्रा निषेध और संकीर्णता जैसी आंतरिक कमजोरियों को देश के पतन का कारण बताकर सामाजिक सुधार का आह्वान किया है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आलस्य और भाग्यवादिता के विरुद्ध कर्म का संदेश। नाटक में आलस्य और अंधकार जैसे प्रतीकात्मक पात्रों के जरिए तत्कालीन समाज की उस निष्क्रियता और नियतिवाद को दिखाया गया है, जो देश को गुलाम बनाए हुए थी। भारतेंदु इसके विरुद्ध आधुनिक कर्मठता और चेतना का संचार करना चाहते हैं। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है। आधुनिक साहित्य डॉ. नगेंद्र।
बुद्धिजीवियों की निष्क्रियता पर करारा व्यंग्य। नाटक के 5वें अंक में किताबखाना, लाइब्रेरी का दृश्य नवजागरण की सबसे बड़ी बौद्धिक समीक्षा है, जहां समाज के पढ़े लिखे लोग, कवि, संपादक, बंगाली बाबू केवल बातें करते हैं, परंतु जब देश के लिए खड़े होने का समय आता है तो डिसलॉयल्टी, राजद्रोह के डर से भाग जाते हैं। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग। डॉ. रामविलास शर्मा। राष्ट्रीय एकता और सामूहिक चेतना का आह्वान। भारतेंदु, फूट, वैमनस्य और डाह जैसी प्रवृत्तियों को कोसते हुए समूचे भारतवासियों को अपनी संकीर्ण प्रांतीय और जातीय अस्मिताओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की प्रेरणा देते हैं। जगू जगू भाई भाई, अब न सो, बहुत सोए। अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने का समय अब बीत चुका है। भारतेंदु का नाट्य शिल्प। डॉ. रामविलास शर्मा। त्रासद परिणति के भीतर छिपा चेतना का शंखनाद। यद्यपि नाटक का अंत भारत भाग्य की आत्महत्या के साथ एक गहरे शोक में होता है, परंतु यह निराशा पैदा करने के लिए नहीं है। यह त्रासद अंत पाठकों और दर्शकों की सोई हुई आत्मा को झकझोरने और उन्हें देश की रक्षा के लिए स्वयं आगे आने की चुनौती देता है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग। डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः भारत दुर्दशा अपने समय के यथार्थ को उघाड़ते हुए राजनीतिक पराधीनता और सामाजिक पतन के कारणों की जो मुकम्मल शिनाख्त करता है, वही इसे हिंदी साहित्य में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का एक अप्रतिम और युगांतरकारी घोषणापत्र बनाती है। प्रश्न 82। भारत दुर्दशा के आधुनिक बोध पर विचार कीजिए। उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 अपने रचनाकाल के 140 से अधिक वर्षों बाद भी वैचारिक रूप से अत्यंत प्रासंगिक है। इस नाटक का आधुनिक बोध इस बात में निहित है कि यह मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों को छोड़कर आधुनिक राजनीतिक चेतना, आर्थिक राष्ट्रवाद और बौद्धिक आत्मनिरीक्षण का शंखनाद करता है। आर्थिक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी औपनिवेशिकता की पहचान। नाटक का आधुनिक बोध सबसे पहले इस बात में दिखता है कि भारतेंदु ने देश की कंगाली को किसी दैवीय प्रकोप या भाग्य की देन न मानकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के रूप में पहचाना, जो दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, के समतुल्य आधुनिक आर्थिक दृष्टि है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामाजिक आत्मालोचना और रूढ़ियों का निषेध। आधुनिक बोध की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि भारतेंदु ने केवल बाहरी शत्रुओं को दोष नहीं दिया, बल्कि देश के पतन के लिए आंतरिक कुप्रथाओं, बाल विवाह, छुआछूत, समुद्र यात्रा निषेध और संकीर्णता जैसी सामाजिक बुराइयों को जिम्मेदार माना। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। निष्क्रियता, आलस्य और नियतिवाद पर करारा प्रहार। भारतेंदु ने आलस्य और अंधकार जैसे प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से भारतीय समाज की उस भाग्यवादी मानसिकता पर चोट की है, जो आधुनिक कर्मठता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशीलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक थी। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है। आधुनिक साहित्य। डॉ. नगेंद्र। बुद्धिजीवी वर्ग की रियहीनता और कायरता का आधुनिक यथार्थ। 5वें अंक के किताबखाना, लाइब्रेरी का दृश्य आज के दौर के बुद्धिजीवियों पर भी सटीक बैठता है। देश की समस्याओं पर विमर्श करने वाले समाज के पढ़े लिखे लोग, कवि, संपादक, बंगाली बाबू जब संकट आता है तो राजद्रोह, डिसलॉयल्टी के डर से अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग। डॉ. रामविलास शर्मा। संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का आह्वान। भारतेंदु, फूट, वैमनस्य और डाह जैसी प्रवृत्तियों को कोसते हुए समूचे भारतवासियों को अपनी संकीर्ण प्रांतीय, भाषाई और जातीय अस्मिताओं से ऊपर उठकर एक आधुनिक लोकतांत्रिक के रूप में एकजुट होने की प्रेरणा देते हैं। जगू जगू भाई भाई, अब न सो, बहुत सोए। अपनी दुर्दशा पर बहाने का समय अब बीत चुका है। भारतेंदु का नाट्य शिल्प।
डॉ रामविलास शर्मा। त्रासद अंत और निराशा बनाम जनता को चुनौती। भारत भाग्य की आत्महत्या के साथ होने वाला त्रासद अंत पाठकों में अवसाद पैदा नहीं करता, बल्कि एक गहरा शौक पैदा करता है। यह आधुनिक विरेचन कैथार्सिस है, जो दर्शक की चेतना को झकझोर कर उसे देश उद्धार के लिए स्वयं आगे आने की चुनौती देता है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग, डॉ रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः भारत दुर्दशा का आधुनिक बोध इस तथ्य में है कि यह हिंदी साहित्य का पहला ऐसा राजनीतिक नाटक है जो रूढ़ियों को तोड़कर तार्किक सोच, आर्थिक अधिकारों के प्रति सजगता और सामूहिक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की बुनियाद रखता है, जो आज के वैश्विक परिदृश्य में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। प्रश्न 83। भारत दुर्दशा के इतिहास बोध इतिहास दृष्टि की समीक्षा कीजिए। क्या यह कहना सही होगा कि भारतेंदु राजभक्त कवि थे? उत्तर। भूमिका। भारत दुर्दशा 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतिहास बोध मध्यकालीन संकीर्णता और नियतिवाद से मुक्त होकर आधुनिक, तार्किक और आलोचनात्मक दृष्टि से निर्मित है। नाटक में उनकी तथाकथित राजभक्ति वास्तव में एक रणनीतिक आवरण, टैक्टिकल कवर है, जिसके भीतर प्रखर देशभक्ति और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध गहरा प्रतिरोध छिपा है। भारतेंदु का इतिहास बोध, अतीत का गौरव और वर्तमान का क्षोभ। भारतेंदु का इतिहास बोध एक तरफ भारत के गौरवशाली अतीत, राम, युधिष्ठिर, कालिदास, शाक्य सिंह का काल को याद करता है, तो दूसरी तरफ वर्तमान के पतन पर गहरा क्षोभ व्यक्त करता है। वे इतिहास के इस उतार चढ़ाव को भाग्य की लीला नहीं, बल्कि मानवीय भूलों का परिणाम मानते हैं। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पतन के कारणों की ऐतिहासिक शिनाख्त, आंतरिक कमजोरियां। नाटक में सत्यानाश फौज के माध्यम से भारतेंदु ने उन ऐतिहासिक कारणों की शिनाख्त की है जिन्होंने भारत को कमजोर किया, जैसे आपसी फूट, धार्मिक संकीर्णता, छुआछूत, समुद्र यात्रा निषेध, बाल विवाह और संतोषी प्रवृत्ति। उनका इतिहास बोध यह स्पष्ट करता है कि आंतरिक खोखलेपन के कारण ही बाहरी शक्तियों को पैर जमाने का मौका मिला। फूट, बैर, अरु कलह ने मिलकर इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह पिंजरे में बंद कर दिया है। हिंदी नाटक की विधा, डॉ इंद्रनाथ मदान। आधुनिक आर्थिक इतिहास दृष्टि, ड्रेन थ्योरी का प्रभाव। भारतेंदु का इतिहास बोध तत्कालीन समय में सबसे आधुनिक था। उन्होंने ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता के ढोंग को चीरते हुए उनके आर्थिक शोषण के क्रूर इतिहास को उजागर किया, जो दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी पर आधारित है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति का अंतद्वंद्व। क्या भारतेंदु केवल राजभक्त थे? इसका उत्तर हाँ या ना के सीधे वर्गीकरण में नहीं दिया जा सकता। तत्कालीन औपनिवेशिक दौर में डिसलॉयल्टी, राजद्रोह के कड़े कानून थे। भारतेंदु ने ब्रिटिश शासन की शांति व्यवस्था, रेल और विकास की प्रशंसा, राजभक्ति अवश्य की, लेकिन उसे केवल एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वे उसके पीछे छिपे आर्थिक दोहन, राष्ट्रभक्ति को जनता के सामने ला सके। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है। आधुनिक साहित्य, डॉ नगेंद्र। बुद्धिजीवी वर्ग के दोगलेपन की ऐतिहासिक समीक्षा। 5वें अंक का किताबखाना दृश्य तत्कालीन शिक्षित वर्ग की उस ऐतिहासिक कायरता को दिखाता है जो अंग्रेजी शिक्षा पाकर बातें तो बड़ी बड़ी करती है, परंतु देश के लिए किसी भी व्यावहारिक संघर्ष या आत्मबलिदान से कतराती है। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग, डॉ रामविलास शर्मा। इतिहास दृष्टि की परिणति, आत्मविरेचन और चुनौती। नाटक का त्रासद अंत, भारत भाग्य की आत्महत्या, यह दिखाता है कि भारतेंदु इतिहास को किसी सुखद फंतासी में नहीं बदलते। वे जानते थे कि जब तक देश की चेतना खुद नहीं जागेगी, तब तक कोई मसीहा बचाने नहीं आएगा। यह त्रासद अंत इतिहास के चक्र को मोड़ने के लिए जनता को दी गई एक सीधी चुनौती है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं,
वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग, डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। यह कहना पूरी तरह गलत होगा कि भारतेंदु महज एक राजभक्त कवि थे। उनकी राजभक्ति केवल युग की विवशता और तात्कालिक रणनीति थी, जबकि उनका वास्तविक इतिहासबोध प्रखर राष्ट्रवाद, तीक्ष्ण औपनिवेशिक चेतना और सामाजिक नवजागरण की आधुनिक जमीन पर मजबूती से खड़ा था। प्रश्न 84। भारत दुर्दशा के नामकरण के औचित्य पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझा सकते हैं? उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 का नामकरण नाट्यकला के सिद्धांतों और विषयवस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सटीक, अर्थपूर्ण और न्यायसंगत है। यह शीर्षक नाटक के मूल कथ्य, उद्देश्य और युगीन यथार्थ को अत्यंत संक्षिप्तता में अभिव्यक्त करता है। विषयवस्तु और नामकरण का सीधा संबंध। इस नाट्य कृति का नामकरण विषय प्रधान है। नाटक के पहले अंक से लेकर छठे अंक तक केवल एक ही केंद्रीय बिंदु है, भारतवर्ष की तत्कालीन दयनीय स्थिति। नामकरण सीधे तौर पर इस केंद्रीय विषय को पाठकों के सामने उद्घाटित कर देता है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रतीकात्मक और अमूर्त पात्रों के अनुकूल शीर्षक। नाटक में किसी ऐतिहासिक या काल्पनिक व्यक्ति को नायक बनाने के बजाय भारत, भारत भाग्य, भारत दुर्देव जैसे अमूर्त और प्रतीकात्मक पात्रों को गढ़ा गया है। पूरी कथा जब भारत की दुर्दशा के इर्द गिर्द बुनी गई है, तो यह शीर्षक सर्वथा न्यायसंगत ठहरता है। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है। आधुनिक साहित्य, डॉ. नगेंद्र। बाह्य और आंतरिक विसंगतियों का समावेश। दुर्दशा शब्द केवल अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतीक नहीं है। यह भारतेंदु की उस गहरी दृष्टि को भी समेटे हुए है, जो देश के पतन के लिए आंतरिक कुप्रथाओं, आपसी फूट, आलस्य और मदिरा जैसी बुराइयों को जिम्मेदार मानती है। यह व्यापकता शीर्षक को और औचित्यपूर्ण बनाती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैकल्पिक नामकरण की संभावना, भारत दुर्देव। यदि इस कालजयी राजनीतिक कृति को कोई अन्य नाम देना होता, तो नाटक के मुख्य खलनायक के आधार पर इसका नाम भारत दुर्देव या दुर्देव का चक्रव्यूह रखा जा सकता था, जो औपनिवेशिक और सामंती ताकतों के क्रूर गठजोड़ को दिखाता। फूट, बैर, अरु कलह ने मिलकर इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह पिंजरे में बंद कर दिया है। हिंदी नाटक की विधा, डॉ. इंद्रनाथ मदान। वैकल्पिक नामकरण की संभावना, भारत भाग्य की त्रासदी। एक अन्य संभावित नाम भारत भाग्य या भारत भाग्य की त्रासदी हो सकता था। यह नाम नाटक के उस अंत को सीधे तौर पर रेखांकित करता, जहां भारत भाग्य अकर्मण्य भारतीय समाज को जगाने के अपने प्रयासों में विफल होकर अंततः आत्महत्या कर लेता है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग, डॉ. रामविलास शर्मा। सर्वकालिक सटीक नाम, भारत दुर्दशा। विविध विकल्पों के बावजूद भारतेंदु द्वारा रखा गया मूल नाम ही सबसे बेहतर है। यह शीर्षक एक तरफ देश की दुर्दशा पर गहरा दुख प्रकट करता है, तो दूसरी तरफ सोई हुई जनता को अपनी स्थिति देखकर लज्जित होने और जागने की सीधी चुनौती देता है। जगू जगू भाई भाई, अब न सो, बहुत सोए। अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने का समय अब बीत चुका है। भारतेंदु का नाट्यशिल्प, डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। अंततः अपनी मार्कता, तार्किक सार्थकता, प्रतीकात्मक गहराई और दर्शकों में गहरा विरेचन, कैथारसिस पैदा करने की अद्भुत क्षमता के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा शीर्षक ही सर्वोत्तम, अचूक और पूर्णतः औचित्यपूर्ण सिद्ध होता है। प्रश्न 85। भारत दुर्दशा वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने लेखन काल में था? समीक्षा कीजिए। उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 केवल एक औपनिवेशिक दौर का ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें चित्रित बुनियादी राष्ट्रीय अंतर्विरोध, सामाजिक विसंगतियां और बौद्धिक चेतना का संकट समकालीन भारत के परिदृश्य में आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। आर्थिक राष्ट्रवाद और आर्थिक दोहन का आधुनिक रूप। 1880 में भारतेंदु ने जिस धन विदेश चली जात
की पीड़ा को आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में दर्ज किया था, उसका स्वरूप आज बदल गया है। आज के भूमंडलीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मुनाफे का विदेश जाना, आर्थिक असमानता और विकास का असंतुलन उसी औपनिवेशिक आर्थिक दोहन की आधुनिक निरंतरता को दर्शाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ई है अति ख्वारी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंतरिक सामाजिक रूढ़ियाँ और विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ। नाटक में सत्यानाश फौज के माध्यम से समाज को कमजोर करने वाली जिन प्रवृत्तियों जैसे जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास और संकीर्णता पर प्रहार किया गया था, वे तत्व आज भी समकालीन भारतीय समाज में मॉब लिंचिंग, जातीय हिंसा और वोट बैंक की राजनीति के रूप में मौजूद हैं। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सांप्रदायिक वैमनस्य, फूट और राजनीतिक डाह। नाटक की यह स्थापना आज के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर सबसे सटीक बैठती है कि फूट और कलह ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में भी भाषाई, प्रांतीय और धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाली ताकतें सक्रिय हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता के समक्ष चुनौती बनी हुई है। फूट, बैर, अरु कलह ने मिलकर इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह पिंजरे में बंद कर दिया है। हिंदी नाटक की विधा, डॉ. इंद्रनाथ मदान। बुद्धिजीवी वर्ग की रियहीनता और विमर्शवादी कायरता। 5वें अंक का किताबखाना, लाइब्रेरी, दृश्य आज के ड्राइंग रूम विमर्श और सोशल मीडिया के दौर के बुद्धिजीवियों का प्रामाणिक आईना है। देश और समाज की गंभीर समस्याओं पर केवल अकादमिक बहस करने वाले आधुनिक प्रबुद्ध लोग आज भी व्यावहारिक धरातल पर या व्यवस्था के दमन के सामने अक्सर निष्क्रिय या भयभीत नजर आते हैं। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग, डॉ. रामविलास शर्मा। मदिरा, आलस्य और युवा पीढ़ी का नैतिक अवसान। नाटक के मदिरा और आलस्य जैसे पात्र आज के उपभोक्तावादी और बाजारवादी समाज में नशीले पदार्थों के बढ़ते जाल, मानसिक अवसाद और भटकाव के रूप में युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक कर्तव्यों से विमुख कर रहे हैं, जो भारतेंदु की दूरदर्शिता को सिद्ध करता है। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है। आधुनिक साहित्य, डॉ. नगेंद्र। सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय जागरण का आह्वान। नाटक का मूल स्वर अकर्मण्यता को तोड़कर जागने का है। आज भी एक जीवंत, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर लोकतंत्र के निर्माण के लिए देश की जनता को अपनी उदासीनता छोड़कर सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार करने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी 19वीं शताब्दी में थी। जगू जगू भाई भाई, अब न सो, बहुत सोए। अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने का समय अब बीत चुका है। भारतेंदु का नाट्य शिल्प, डॉ. रामविलास शर्मा। निष्कर्ष अंतः भारत दुर्दशा अपने समय की सीमाओं को लांघकर आज के वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधों को समझने तथा उनके विरुद्ध एक तार्किक चेतना जगाने का सबसे सशक्त और जीवंत माध्यम है, जो इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए हुए है। प्रश्न 86। भारत दुर्दशा के नाट्य रूप का निर्धारण कीजिए। आपकी राय में यह नाटक ललित है या रूपक है या कुछ और? उत्तर: भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 का नाट्य रूप शास्त्रीय नाट्य परंपरा और आधुनिक चेतना का एक अत्यंत अनूठा समन्वय है। स्वयं भारतेंदु ने इसके मूल पाठ के प्रारंभ में ही इसके नाट्य रूप को नाट्य रासक अथवा लास्य रूपक के रूप में स्पष्टतः निर्धारित किया है। नाट्य रासक का शास्त्रीय आधार। शास्त्रीय संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य रासक एक उपरूपक है। इसमें गीतों की प्रधानता, नृत्य, लास्य, अनेक प्रकार की ताल और लय का उपयोग होता है तथा इसमें मुख्य रूप से एक ही अंक की शास्त्रीय परंपरा होती है, जिसे भारतेंदु ने बदलकर यहाँ 6 अंकों का विस्तार दिया है। भारत दुर्दशा की संरचना में गीत, संगीत और अभिनय का ऐसा तानाबाना है जो इसे विशुद्ध रूपक न बनाकर एक विशिष्ट उपरूपक, नाट्य रासक सिद्ध करता है। भारतेंदु का नाट्य शिल्प, डॉ. रामविलास शर्मा। प्रतीकात्मक और भावात्मक रूपक, एलेगोरिकल प्ले। मेरी राय में शास्त्रीय उपरूपक होने के साथ साथ यह आधुनिक दृष्टि से एक प्रतीकात्मक रूपक है। इसमें किसी ऐतिहासिक या काल्पनिक व्यक्ति को चरित्र न बनाकर अमूर्त और भाववाचक तत्वों जैसे भारत, भारत भाग्य, आलस्य, मदिरा,
अंधकार और भारत दुर्देव को सजीव पात्रों के रूप में रंगमंच पर उतारा गया है। अमूर्त प्रवृत्तियों को पात्रों के रूप में साकार करना भारतेंदु के अद्भुत और आधुनिक युगीन शिल्पबोध को प्रमाणित करता है। आधुनिक साहित्य डॉ नगेंद्र ललित और रूपक का समन्वय, क्या यह ललित है? जहाँ तक ललित, कोमल, श्रृंगारिक या केवल कलात्मक होने का प्रश्न है, इस नाटक में लास्य और गीतों के कारण शैलीगत लालित्य अवश्य है, परंतु इसकी संवेदना कठोर, प्रखर राजनीतिक और औपनिवेशिक यथार्थ से जुड़ी है। आथ इसे केवल ललित नाटक कहना, इसके व्यापक उद्देश्य को सीमित करना होगा। यह मूलतः एक राजनीतिक रूपक है, जिसमें कलात्मक लालित्य का प्रयोग जनता को आकर्षित करने के लिए किया गया है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रिपोर्टाज और आधुनिक राजनीतिक ओपेरा शैली। पाश्चात्य नाट्यशिल्प के चश्मे से देखे तो भारत दुर्दशा में आज के पॉलिटिकल ओपेरा और रिपोर्टाज शैली के तत्व मिलते हैं। गीतों के माध्यम से सीधे संवाद करना, जनता को झकझोरना और 5वें अंक के किताबखाना में समकालीन बुद्धिजीवियों पर तीखा व्यंग्य करना इसे अत्यंत आधुनिक विधागत रूप प्रदान करता है। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग डॉ रामविलास शर्मा। त्रासद अंत और विरेचन कैथारसिस का विधान। नाटक के अंतिम अंक में भारत भाग्य का छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेना भारतीय नाट्य परंपरा, जो प्रायः सुखांत होती थी, के विपरीत एक गहरा आधुनिक त्रासद रूप ट्रेजेडी निर्मित करता है, जो दर्शकों में गहरा विरेचन और क्षोभ पैदा करता है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग डॉ रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। आथ निश्चित रूप से भारत दुर्दशा न तो केवल एक साधारण रूपक है और न ही केवल ललित कलात्मक नाटक। यह मूल विधा में नाट्य रासक है, जो आंतरिक बुनावट में हिंदी साहित्य का पहला अत्यंत प्रखर, प्रतीकात्मक और आधुनिक राजनीतिक त्रासद रूपक सिद्ध होता है। प्रश्न 87। क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी या दुखद परंपरा का नाटक माना जा सकता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 को हिंदी साहित्य में आधुनिक त्रासदी, ट्रेजेडी अथवा दुखद परंपरा का पहला प्रामाणिक राजनीतिक नाटक माना जा सकता है। यह भारतीय नाट्य परंपरा के पारंपरिक सुखांत, हैप्पी एंडिंग ढांचे को तोड़कर पाश्चात्य त्रासदी के तत्वों का एक मौलिक व क्रांतिकारी विन्यास प्रस्तुत करता है। भारतीय सुखांत परंपरा का सचेत निषेध। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की पारंपरिक शास्त्रीय मर्यादा रही है कि नाटक का अंत सदैव मंगलकारी, सुखांत या इतिश्री के रूप में होना चाहिए। भारतेंदु ने इस मध्यकालीन रूढ़ि को पूरी तरह खारिज करते हुए भारत दुर्दशा का अंत अत्यंत कारुणिक और दुखद मोड़ पर किया, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे देश के वास्तविक यथार्थ को किसी कृत्रिम सुख में नहीं बदलना चाहते थे। पाश्चात्य त्रासदी, ट्रेजेडी के तत्वों का समावेश। अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के अनुसार एक आदर्श त्रासदी का उद्देश्य पाठकों या दर्शकों के भीतर करुणा, पिटी और भय, फियर उत्पन्न करना है, जिससे चेतना का विरेचन, कैथारसिस हो सके। नाटक के अंतिम दृश्य में जब नायक भारत भाग्य अपनी बेबसी और अकर्मण्य समाज से निराश होकर अपनी छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है, तो दर्शक के भीतर देश के भविष्य को लेकर गहरा भय और तीव्र करुणा जागृत होती है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग डॉ रामविलास शर्मा। हमाटिया, ट्रैजिक फ्लॉ या चारित्रिक दोष का भारतीयकरण। पाश्चात्य त्रासदी में नायक का पतन उसके किसी चारित्रिक दोष या नियति के कारण होता है। भारत दुर्दशा में यह त्रासद दोष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समूचे भारतीय समाज का सामूहिक दोष है। भारतेंदु ने सत्यानाश फौज, आलस्य और मदिरा के माध्यम से दिखाया है कि देश की जनता का भाग्यवादी होना, रूढ़ियों में फंसे रहना और कायर बुद्धिजीवियों का निष्क्रिय रहना ही वह सामूहिक ट्रैजिक फ्लॉ है, जो भारत नामक नायक के पतन और मृत्यु का कारण बनता है। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है।
आधुनिक साहित्य डॉ नगेंद्र। निराशा के भीतर छिपा सक्रिय नवजागरण। यद्यपि यह एक दुखद नाटक है, परंतु इसका उद्देश्य दर्शकों को हताश या निष्क्रिय करना नहीं है। यह क्रिएटिव पेसिमिज्म, रचनात्मक निराशावाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। नायक की आत्महत्या दर्शकों के सामने एक तीखा सवाल छोड़ जाती है कि यदि अब भी तुम नहीं जागे तो तुम्हारा अंत भी ऐसा ही होगा। यह शोक अंततः एक प्रखर राजनीतिक चेतना और कर्मठता में बदल जाता है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बुद्धिजीवी वर्ग का सामूहिक दोगलापन और विवशता। 5वें अंक का किताबखाना दृश्य इस त्रासदी को और गहरा करता है, जहाँ समाज के पढ़े लिखे लोग केवल बातों के शेर हैं और व्यावहारिक संकट आते ही डिसलॉयल्टी, राजद्रोह के डर से भाग खड़े होते हैं। यह बौद्धिक कायरता नाटक की राजनीतिक त्रासदी को उसके चरम बिंदु तक पहुंचाती है। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग डॉ रामविलास शर्मा। निष्कर्ष। भारत दुर्दशा को निश्चित रूप से हिंदी की पहली प्रामाणिक राजनीतिक त्रासदी माना जा सकता है। भारतेंदु ने पारंपरिक रूपक के शिल्प में पाश्चात्य दुखद परंपरा का ऐसा बेजोड़ समन्वय किया है जो दर्शकों की सोई हुई राष्ट्रीय अस्मिता को झकझोरकर उन्हें भाग्यवादिता की नींद से जगाने का कालजयी माध्यम सिद्ध होता है। प्रश्न 88। भारत दुर्दशा में भारतेंदु द्वारा विभिन्न नाट्य शैलियों परंपराओं के समन्वय का विवेचन कीजिए। उदाहरणों सहित स्पष्ट करें। उत्तर। भूमिका। भारत दुर्दशा 1880 शिल्प और नाट्य संरचना की दृष्टि से एक क्रांतिकारी प्रयोग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में प्राचीन भारतीय संस्कृत नाट्य परंपरा, मध्यकालीन लोकनाट्य शैलियों और पाश्चात्य, वेस्टर्न, आधुनिक नाट्य शिल्प का ऐसा अनूठा व बेजोड़ समन्वय किया है जो तत्कालीन हिंदी रंगमंच को एक सर्वथा नवीन दिशा प्रदान करता है। प्राचीन संस्कृत नाट्य परंपरा का निर्वाह और रूपांतरण। भारतेंदु ने संस्कृत नाट्यशास्त्र के तत्वों को स्वीकार किया है, परंतु आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें आवश्यक बदलाव भी किए हैं। मंगलाचरण और भरतवाक्य नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से और अंत एक तरह के प्रार्थना गीत भरतवाक्य सदृश से होता है। प्रतीकात्मक पात्र एलेगोरिकल कैरेक्टर्स संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक की भांति अमूर्त प्रवृत्तियों जैसे आलस्य, मदिरा, अंधकार और क्रूरता को जीवंत पात्रों के रूप में रंगमंच पर उतारा गया है। रूपांतरण संस्कृत परंपरा के विपरीत भारतेंदु ने इसमें नंदी पाठ या प्रस्तावना को छोड़ दिया और सीधे पहले अंक की शुरुआत लावनी गाते हुए एक जोगी के माध्यम से की। मध्यकालीन लोकनाट्य परंपरा, नाट्य रासक और संगीत तत्व। भारतेंदु ने इस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है, जो पूर्णतः लोक शैलियों से प्रेरित है। गीत और नृत्य की प्रधानता नाटक की पूरी संरचना काव्यात्मक और संगीतात्मक है। इसमें लावनी, कजरी और चैती जैसी लोकधुनों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण पहले अंक में जोगी का प्रसिद्ध गीत लोकशैली का अप्रतिम उदाहरण है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाई। सत्यानाश फौज का प्रवेश दूसरे और तीसरे अंक में सत्यानाश और भारत दुर्देव का प्रवेश और उनके संवाद लोकनाट्य जैसे नौटंकी या स्वांग की याद दिलाते हैं, जहां पात्र नाचते गाते हुए अपनी प्रवृत्तियों की घोषणा करते हैं। पाश्चात्य, वेस्टर्न, नाट्य शैली, आधुनिक बोध और त्रासदी। भारत दुर्दशा पर अंग्रेजी थिएटर और पाश्चात्य नाट्य शिल्प का गहरा और सुस्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। कठोर यथार्थ और सामाजिक व्यंग्य। 5वें अंक का किताबखाना लाइब्रेरी दृश्य पूरी तरह से पाश्चात्य शैली के रियलिस्टिक ड्रामा, यथार्थवादी नाटक और राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित है, जहां 7 बुद्धिजीवी, कवि, संपादक, बंगाली बाबू आदि देश की समस्या पर केवल खोखला विमर्श करते हैं। त्रासद अंत ट्रेजेडी। भारतीय नाट्य परंपरा अनिवार्यतः सुखांत, हैप्पी एंडिंग होती थी। भारतेंदु ने इस मर्यादा को तोड़कर पाश्चात्य दुखांत शैली को अपनाया। 6ठे अंक में नायक भारत भाग्य द्वारा छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेना पाश्चात्य विरेचन कैथारसिस का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारत दुर्दशा का त्रासद अंत केवल शोक नहीं, वरन भारतीय मानस को झकझोरने वाली एक क्रांतिकारी संवेदना है। भारतेंदु और उनका युग डॉ रामविलास शर्मा। रिपोर्ताज और ओपेरा
ओपेरा शैली का समन्वय। नाटक में जिस प्रकार गीतों के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित किए गए हैं और तत्कालीन राजनीतिक आर्थिक स्थितियों का ब्यौरा दिया गया है, वह इसे आधुनिक पॉलिटिकल ओपेरा और रिपोर्टाज शैली के करीब लाता है। उदाहरण ब्रिटिश शासन के आर्थिक दोहन का लाइव रिपोर्टाज जैसा चित्रण आधुनिक बोध को दिखाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। निष्कर्षतः भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में किसी एक ढर्रे पर चलने के बजाय संस्कृत की शास्त्रीयता, लोकरंगमंच की तलता और पाश्चात्य यथार्थवाद व त्रासदी ट्रेजेडी का ऐसा युगांतरकारी समन्वय किया है, जो इस कृति को हिंदी नाट्य साहित्य का एक अद्वितीय और कालजयी मील का पत्थर बनाता है। प्रश्न 89। भारत दुर्दशा की शिल्प दृष्टि पर विचार कीजिए। उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 केवल वैचारिक और राजनीतिक चेतना की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने नवीन शिल्प प्रयोगों के कारण भी हिंदी नाट्य साहित्य में एक युगांतरकारी कृति है। भारतेंदु की शिल्प दृष्टि पारंपरिक शास्त्रीय मर्यादाओं को आधुनिक और युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप हालने की अनूठी कला पर आधारित है। 1. विभिन्न नाट्य परंपराओं का बेजोड़ समन्वय। भारतेंदु की शिल्प दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने किसी एक नाट्य पद्धति का अंधानुकरण करने के बजाय 3 भिन्न धाराओं का कलात्मक समन्वय किया है। संस्कृत नाट्य परंपरा नाटक में अमूर्त प्रवृत्तियों को पात्र के रूप में गढ़ना, जैसे प्रबोध चंद्रोदय की शैली, मंगलाचरण और अंत में प्रार्थनाप्रक स्वर का प्रयोग संस्कृत परंपरा से प्रेरित है। लोकनाट्य शैली मध्यकालीन लोकरंगमंच जैसे नौटंकी, स्वांग और रासलीला के तत्वों को अपनाते हुए उन्होंने पूरे नाटक को संगीतात्मक और गतिशील बनाया है। पाश्चात्य वेस्टर्न नाट्यशिल्प भारतीय परंपरा के विपरीत नाटक को यथार्थवादी सामाजिक व्यंग्य और त्रासदांत ट्रेजेडी के रूप में प्रस्तुत करना पाश्चात्य थिएटर के प्रभाव को दिखाता है। 2. प्रतीकात्मक और अमूर्त पात्र योजना एलेगोरिकल स्ट्रक्चर। इस नाटक का चरित्र विधान अत्यंत विशिष्ट है। भारतेंदु ने किसी ऐतिहासिक या काल्पनिक व्यक्ति को नायक या खलनायक बनाने के स्थान पर अमूर्त और भाववाचक तत्वों को सजीव पात्रों के रूप में रंगमंच पर उतारा है। भारत और भारत भाग्य देश की सामूहिक आत्मा और उसकी चेतना के प्रतीक है। भारत दुर्देव औपनिवेशिक और सामंती शक्तियों के क्रूर गठजोड़ का प्रतीक खलनायक है। आलस्य, मदिरा, अंधकार और सत्यानाश फौज समाज के भीतर व्याप्त उन आंतरिक विसंगतियों को साकार करते हैं जिन्होंने देश को पतन की ओर धकेला। ####3 अभिन्यात्मकता और संगीत तत्व नाट्य रासक विधा। शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु ने इसे नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है, जिसमें संगीत, काव्य और नृत्य लास्य की प्रधानता होती है। नाटक की शुरुआत ही एक जोगी द्वारा लावनी गाते हुए होती है, जो दर्शकों को सीधे कथानक से जोड़ लेती है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसके अतिरिक्त कजरी, चैती और विभिन्न रागरागनियों के माध्यम से संवादों को गाया गया है, जो नाटक को दृश्य के साथ साथ श्रव्य स्तर पर भी मर्मस्पर्शी बनाता है। ####4 तीक्ष्ण दृश्य विधान और रिपोर्टाज शैली। नाटक के 6 अंक बहुत सुगठित और छोटे छोटे दृश्यों में बंटे हैं, जो दृश्य परिवर्तन की तीव्र गति के कारण दर्शकों में कौतूहल बनाए रखते हैं। 5वें अंक का किताबखाना लाइब्रेरी दृश्य पूरी तरह आधुनिक यथार्थवादी शैली का है, जहां देश की समस्याओं पर विमर्श करने वाले बुद्धिजीवियों, कवि, संपादक, बंगाली बाबू की व्यावहारिक कायरता पर तीखा व्यंग्य किया गया है। ब्रिटिश शासन के आर्थिक दोहन का लाइव ब्यौरा रिपोर्टाज जैसी मार्कता पैदा करता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। ####5 दुखांत शिल्प और विरेचन कैथार्सिस का प्रयोग। पारंपरिक भारतीय नाट्यशास्त्र अनिवार्यतः सुखांत हैप्पी एंडिंग की वकालत करता है, जहां अंत में सत्य की विजय दिखाई जाती है। परंतु भारतेंदु का शिल्पबोध अत्यंत यथार्थवादी था। वे जानते थे कि तत्कालीन पराधीन भारत का सच सुखांत नहीं हो सकता। 6ठे अंक में नायक भारत भाग्य द्वारा छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेना पाश्चात्य विरेचन कैथार्सिस का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो पाठकों की चेतना में गहरा अवसाद नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी क्षोभ और जागने की तड़प छोड़ जाता है। निष्कर्ष। अंततः भारत दुर्दशा
कि शिल्प दृष्टि अतीत की शास्त्रीयता और लोक रंगमंच की जीवंतता को समेटते हुए आधुनिक यथार्थवादी और राजनीतिक रंगमंच की नींव रखती है। यही कारण है कि यह नाटक अपने अनूठे शिल्प विधान के कारण हिंदी नाट्य परंपरा का एक अमर प्रस्थान बिंदु सिद्ध होता है। प्रश्न 90। भारत दुर्दशा की भाषा शैली पर विचार कीजिए। उत्तर। भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 की भाषा शैली हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ है। भारतेंदु ने मध्यकालीन दरबारी, अति श्रृंगारिक और दुरूह भाषा के स्थान पर जनसाधारण की सजीव बोली और आधुनिक गद्य शैली को अपनाकर हिंदी रंगमंच को आम जनता से जोड़ा। 1। गद्य और पद्य का अनूठा समन्वय। इस नाटक की भाषा शैली द्विआयामी है। भारतेंदु ने संवादों के लिए जहां व्यावहारिक खड़ी बोली गद्य का प्रयोग किया है, वहीं भावों की तीव्र अभिव्यक्ति और लोक जुड़ाव के लिए पारंपरिक व देशज पद्य, कविताओं, गीतों का आश्रय लिया है। गद्य संवाद पात्रों के संवाद अत्यंत संक्षिप्त, चुटीले, मर्मभेदी और व्यावहारिक है। पद्य गीत नाटक की शुरुआत ही लावनी गायन से होती है, जो दर्शकों को सीधे रसिक कर देती है। रोहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ####2 लोक शैलियों और काव्य रूपों का जीवंत विन्यास। भारतेंदु ने शास्त्रीय बंधनों को शिथिल करते हुए तत्कालीन समाज में लोकप्रिय लोकधुनों और छंदों का बेजोड़ प्रयोग किया है। नाटक में लावनी, कजरी, चैती और विविध रागरागनियों के माध्यम से तत्कालीन यथार्थ को संगीतात्मक तलता प्रदान की गई है। यही कारण है कि इसे नाट्य रासक या लास्य रूपक की संज्ञा दी गई है, जहां संगीत ही संवादों को गति देता है। 3। तीक्ष्ण व्यंग्य, सटायर और वक्रोक्ति शैली। नाटक में समकालीन राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए भारतेंदु ने तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। 5वें अंक का किताबखाना, लाइब्रेरी दृश्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां वे केवल अंग्रेजी शासन पर नहीं, बल्कि भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, कवि, संपादक, बंगाली बाबू की अकर्मण्यता और रियहीनता पर गहरा कटाक्ष करते हैं। भारत दुर्दशा का व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस कायर बुद्धिजीवी वर्ग पर भी है, जो केवल विमर्श करना जानता है, कर्म नहीं। भारतेंदु और उनका युग। डॉ. रामविलास शर्मा। ####4 शब्दचयन और भाषाई उदारता, मिश्रित शब्दावली। भारतेंदु की भाषा किसी संकीर्ण भाषाई कट्टरता से बंधी नहीं है। उन्होंने अंचल के देशज शब्दों, मुहावरों, संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तत्कालीन समय में रचबस गए उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी बेझिझक प्रयोग किया है। अंग्रेजी उर्दू का सहज प्रवाह नाटक में डिसलॉयल्टी, राजद्रोह, कमेटी, पुलिस, फौज और हुक्म जैसे शब्द पात्रों के मुंह से अत्यंत स्वाभाविक रूप में निकलते हैं। आर्थिक दोहन की लाइव शैली, ब्रिटिश शासन के दोहरे चरित्र और आर्थिक शोषण को उन्होंने रिपोर्टाज जैसी मारक शब्दावली में ढाला है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। ####5 प्रतीकात्मक और बिंबात्मक शैली। अमूर्त प्रवृत्तियों जैसे आलस्य, मदिरा, अंधकार, भारत दुर्देव को पात्र बनाकर उनके अनुकूल भाषा देना भारतेंदु की विशिष्ट कला है। मदिरा का संवाद मदमस्त और उल्लासपूर्ण शैली में है, तो अंधकार का संवाद अज्ञान और जड़ता के भयानक बिंबों से निर्मित है, जो नाटक के दृश्य शिल्प को गहरा और प्रभावी बनाता है। लोभ, भय और अज्ञान जहाँ के राजा हों, उस देश का पतन तो पूरी तरह निश्चित ही है। आधुनिक साहित्य। डॉ. नगेंद्र। निष्कर्ष। अंततः भारत दुर्दशा की भाषा शैली अपनी तलता, जन उन्मुखता, प्रखर व्यंग्यात्मकता और संगीतात्मकता के कारण मध्यकाल की जड़ता को तोड़ती है। यह भाषा आधुनिक खड़ी बोली गद्य के विकास का अत्यंत प्रामाणिक और ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु है, जो सीधे दर्शक के हृदय और बुद्धि दोनों पर एक साथ चोट करती है। प्रश्न 71। आंचलिक